हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों हिंदी भाषा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हमने जो है करवाया था इसके पहले लेक्चर में। तो अब हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण की तरफ। जैसा पहला हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। तो शुरू करते हैं। तो वर्णमाला जानने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको आप एक जगह नोट कर सकते हैं। वो भी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पहला चीज़, भाषा की सार्थक इकाई। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो वो होती है वाक्य। वाक्य जो होता है वो भाषा की सार्थक इकाई है। मतलब कि भाषा का निर्माण कैसे होता है, वाक्यों से होता है। और वो वाक्य कैसे होने चाहिए? सार्थक, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो भाषा कहलाएगी। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। दूसरा है वाक्य से छोटी इकाई। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? पदबंध। क्या होती है? पदबंध। उसके बाद पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? पद, जिसको शब्द बोलते हैं। और शब्द मतलब पद से छोटी इकाई क्या होगी? अक्षर होगी। तो पद से छोटी इकाई अक्षर होगी। और अक्षर से छोटी इकाई क्या बोली जाती है? वर्ण बोली जाती है। तो इतना चीज़ है जिसको आप एक जगह नोट करके इसको याद रख सकते हैं। ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ध्वनि क्या होता है? ध्वनि क्या होता है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? ये मौखिक भाषा, हम जो बोलते हैं कोई भी भाषा जिसको हम लिख नहीं सकते तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे। तो ध्वनि क्या होती है? केवल सुनाई देती है, उसको हम देख नहीं सकते। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि कहलाती है। अब आते हैं वर्ण पर। वर्ण क्या होता है? वर्ण हमारी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि क्या था? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई थी। लेकिन वर्ण क्या है? हमारी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह बनते हैं। वर्ण से मिलाकर क्या बनता है? शब्द समूह। फिर शब्द समूह से वाक्यों की रचना होती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड ना हो। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड जो है ना हो। तो क्या होता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड ना किए जा सके। आ, ई, वा, चा, का इत्यादि जो अब इसके खंड जो है हम नहीं कर सकते। यही हमारा क्या है? वर्ण है। यही हमारी मूल ध्वनि है। पानी। अब हम पानी एक शब्द ले लेते हैं तो क्या होता है? पानी एक शब्द ले लेते हैं तो इसमें दो ध्वनि आ रहा है, पा और नी। इनके भी चार खंड हम कर सकते हैं। पा को क्या लिख सकते हैं? पा को हम क्या लिख सकते हैं? प धन आ। तो दो वर्ड इसमें आ गया। और ना, नी में क्या हो जाएगा? ना और ई मिलके नी हो जाए। तो इस तरह चार खंड हमको और मिल रहे हैं। अब इसका खंड नहीं किया जा सकता। अब इन चार ध्वनियों के टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो यही मूल ध्वनियाँ क्या हो गई? वर्ण हो गया। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कोई शब्द है
तो उसको हम पहले तोड़ेंगे दो ध्वनि में। तो दो ध्वनि ये निकल के आया पा और नी। अब इसके चार खंड हो जाएंगे, पा का प और आ, और नी का हो जाएगा ना धन ई। तो यहाँ पर चार खंड और मिल गए। अब इसका खंड नहीं हो सकता, तो यही जो होता है हमारा, जिसके खंड हम नहीं कर सकते, वही हमारा जो है वर्ण होता है। तो ये अंतर होता है वर्ण और ध्वनि में। वर्णमाला किसको कहते हैं? तो वर्णों का जो व्यवस्थित उच्चारण समूह है उसी को हम कहते हैं वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। और मूलतः हिंदी में जो है 52 वर्ण माने जाते हैं। मूलतः जो है 52 वर्ण माने जाते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण माने गए हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ण माने गए हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण माने गए हैं, 45 वर्ण, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण। वर्ण कितने होते? एक व्यंजन। तो वर्ण कितने होते हैं? वर्ण दो होते हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। तो अब स्वर हम देखते हैं, स्वर क्या होता है। तो स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के, बिना बाधा के होता है, अर्थात इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं, और ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो वर्ण स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण बिना अवरोध की होती है, मतलब जब भी उसका उच्चारण हम करेंगे तो उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, ना कोई इसमें कोई बाधा होती है, ना कोई वर्ण उसकी सहायता करता है उच्चारण में। तो वही हमारा होता है स्वर, और ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। अब मूलतः स्वर की संख्या कितनी होती है? वो होती है 11। जो नॉर्मल हम मानते हैं स्वर की संख्या 11 ही होती है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप, अगर ऑप्शन में 11 रहेगा तो 11 ही मारेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 11 नहीं रहता है तब पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो 13 होती है। अगर ऑप्शन में 11 नहीं है, 13 दिया है तो आप 13 मारेंगे, अगर ऑप्शन में 11 है तो 11 ही मारेंगे। तो वो 11 कौन से हैं? आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 11 हमारे मूल स्वर हैं। अब मात्रा या समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो मात्रा और समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अ ई उ री, अ ई उ री, ये 4 स्वर आते हैं ह्रस्व स्वर में, अ ई उ री। अब दीर्घ स्वर में क्या आते हैं? तो दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, कितने? 2 मात्रा का समय लगता है, या मतलब ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो क्या कहते हैं उसको? द्विमात्रिक स्वर। बड़ा, बड़ी, बड़ू, बड़ीयू, ए ऐ ओ औ। तो इतना चीज़ जो है इसमें है। तो जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ीयू, ए ऐ ओ औ। तो ये कितने हुए? 7 ये दीर्घ स्वर और 4 जो हैं ह्रस्व स्वर। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को ही त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं।
तो प्लुत स्वर में हमारे एक आता है ओम। यहाँ पर ओम लिखा हुआ है तो ओम ऐसे लिखा जाता है, ओ ओम। आप इसको ई मत समझिएगा, ई नहीं है, ओम है, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। मतलब कोई भी वर्ड आप जब खींच के बोलते हैं तो वही हमारा प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे अगर हम राम बोलते हैं, अगर हम ऐसे बोले राम, तो वो हमारा प्लुत स्वर में आएगा। तो रा के बीच में ऐसे लगा के फिर राम करेंगे, तो ये जो चीज़ है हमारा जाएगा प्लुत स्वर। क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। तो किसी को पुकारने में इसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्लुत स्वर का। अगर हम किसी को पुकारते हैं तो क्या करते हैं? उस शब्द को हम खींच के बोलते हैं। जैसे राम, मम्मी, तो वहाँ पे प्लुत स्वर होता है। इसका प्रयोग प्रायः हिंदी भाषा में नहीं होता है। तो प्लुत स्वर का जो है प्रयोग हिंदी भाषा में प्रायः नहीं होता है। ये वैदिक ग्रंथों में हुआ करते थे प्लुत स्वर का उपयोग। अब इसी में अयोगवाह भी आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हम हिंदी वर्णमाला को उच्चारण करते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, री ए ऐ ओ औ अंक आहा, फिर दो चीज़ और उसी में आ जाता है। यही दो स्वर में जुड़ जाते हैं तो 11 से 13 हो जाता है। लेकिन ये अंक और आहा जो है ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। इन्हें जो है अयोगवाह नाम दिया गया। क्या? अंक और आहा को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है योग ना होने पर भी जो साथ में रहे। तो ये स्वर के साथ तो रहते हैं लेकिन योग नहीं करते हैं। तो अंक आहा क्या होता है? अयोगवाह होता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वर के बाद आता है और व्यंजन से पहले होता है। तो वर्णमाला में इनका स्थान कहाँ आता है? स्वर के बाद आता है। अभी हम आ क्या होता है? स्वर। अब इसके बाद बिंदी ऊपर लगता है जिसको अनुस्वार बोलते हैं। तो क्या हुआ? स्वर के बाद आया और व्यंजन से पहले आया। तो इसीलिए अर्थात ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन, बल्कि दोनों में इनका प्रयोग होता है। तो इसीलिए इसको ना तो स्वर माना जाता है ना व्यंजन माना जाता है। अंक क्या है? एक अनुस्वार होता है और आह क्या होता है? विसर्ग होता है। तो अनुस्वार और विसर्ग जो है लेखन की दृष्टि क्या माने जाते हैं? स्वर। तो लेखन की दृष्टि से जो है अनुस्वार और विसर्ग जो है वो स्वर माने जाते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन माने जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए, अनुस्वार और विसर्ग जो हैं लेखन की दृष्टि से स्वर माने जाते हैं और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन माने जाते हैं। अब स्वर का कुछ वर्गीकरण है। इसके पहले जो था मात्रा और समय के आधार पर वर्गीकरण था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? वो 3 है। स्वर के प्रयोग, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, फिर मध्य स्वर, फिर पश्च स्वर। अग्रस्वर मतलब इसको बोलने में जीभ का अगला भाग उपयोग होता है, ई, ए। तो ये जीभ का अगला भाग इसमें उपयोग हो रहा है, तो ये अग्रस्वर है। इसको आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी हो घुमा के बना के पूछ सकता है, तो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर मतलब जीभ का जो है बिचला हिस्सा उपयोग होता है बोलने में स्वर को, तो वो स्वर केवल आ है, छोटा अ। तो अ बोलने में केवल जीभ का बीच वाला हिस्सा उपयोग हो रहा है अ को बोलने में, तो ये मध्य स्वर हो गया। और तीसरा है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या आता है? आ, बड़ा, ऊ, ओ, औ। तो इन सब चीज़ों को बोलने में हमारा जीभ का पिछला भाग उपयोग हो रहा है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, अब आप इसको याद कर सकते हैं। मध्य स्वर तो याद ही होगा, केवल छोटा आ होता है मध्य स्वर में। अग्र स्वर में ई, ए, ए, ए।
और उसके बाद जो बच गए वो पश्च स्वर में आएंगे। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 होते हैं। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4। पहला है हमारा विवृत। विवृत का मतलब होता है ओपन, खुला हुआ। हमारा मुख द्वार जिस स्वर को बोलने में पूरा खुला रहता है तो वो कौन सा है? बड़ा आ है, आ। तो इसमें पूरा खुला रहता है तो इसको विवृत स्वर भी कहते हैं। तो एक विवृत स्वर कौन सा है? बड़ा आ है। अर्धविवृत क्या होता है? जो थोड़ा सा खुला रहता है। हमारा मुख जो है आधा खुला रहता है। जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख आधा खुला रहे वो अर्धविवृत स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? अ, ए, औ, अ। तो इतने वर्ड हैं जो अर्धविवृत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है अर्धसंवृत, आधा बंद होना। आधा मुख द्वार बंद रहते हैं बोलने में। तो ए ओ जो होता है ये हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है व आधा खुला रहता है तो उसको अर्धसंवृत बोलते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। फिर अगला है हमारा संवृत, जिसको बोलने में हमारा मुख द्वार है जो लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है संवृत में। तो ई, बड़ी ऊ। तो लगभग हमारा ना तो पूरी तरह से खुला है, ना पूरी तरह से बंद है, ना पूरी तरह से आधा है, ना आधा बंद है। कहने का मतलब है कि लगभग बंद रहता है, ना उसमें आधा होता है ना पूरा होता है, लगभग बंद होता है हमारा मुख द्वार जब भी उस वर्ड को हम बोलते हैं। जैसे ई, ऊ। तो ये संवृत वर्ड हो गए। अगला है हमारा ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 होते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला हमारा है आवृत मुखी और वृत्त मुखी। तो शब्द से ही स्पष्ट है। आवृत्त मुखी मतलब जब किसी वर्ड को बोलते हैं तो हमारा ओठ जो होता है वो गोलाकार नहीं होता है। ओठ बोलने पर ओठ जो होता है वृत्त का रूप नहीं लेता। जैसे अ, बड़ा आ, ई, ए, ऐ। तो इतने स्वर वर्ड हैं जिसको बोलने पर हमारा जो ओठ है वो गोलाकार नहीं बनता है। तो ये आवृत्त मुखी स्वर हो गए। क्या? आवृत्त मुखी। और वृत्त मुखी स्वर क्या हो गए? अब ऊ, ओ, औ। तो इसको देखो बोलने में जो है हमारा ओठ गोल आकार में, वृत्त आकार में बन रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वृत्त मुखी स्वर। ऊ, ओ, औ। तो आप करके देख भी सकते हैं। अगला है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला है निरनुनासिक और या उसी को मौखिक स्वर बोलते हैं, जिसमें जो है हमारा नाक का उपयोग नहीं होता है, उसको निरनुनासिक या मौखिक स्वर बोलते हैं। मुख से केवल नाक से वो नहीं बोले जाते। आ, ई इस टाइप के जो भी शब्द हैं, स्वर हैं, वो निरनुनासिक बोले जाते हैं। और अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? जो नाक द्वारा बोले जाते हैं, नाक का उपयोग होता है। अंक, आ। तो ये इन सब स्वर वर्डों में क्या हो रहा है? अनुनासिक का उपयोग, नाक का उपयोग हो रहा है। तो ये अनुनासिक स्वर हो गए। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए, निरनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो साघोष ध्वनियाँ कहते हैं। तो जिस वर्ड के उच्चारण में जो है, जिस स्वर के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें कंपन होने लगता है वो साघोष स्वर कही जाती हैं, सघोष स्वर ध्वनियाँ। तो यहाँ आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी स्वर हैं सभी सघोष ध्वनियाँ होती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सभी स्वर क्या होती हैं? सघोष ध्वनियाँ होती हैं। अभी इसके आगे जब व्यंजन पढ़ाएंगे तब उसमें इसका जो है उल्लेख होगा, घोषत्व का। सघोष उसमें आते हैं।
तो हमारा स्वर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर में जो है हम व्यंजन पढ़ाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।